जी, सेल सिस्टम की अगर हम बात करें कि कस्टमर से हमें ऑर्डर रिसीव हुआ तो हमने एक डॉक्यूमेंट जनरेट किया सेल ऑर्डर। गुड डिस्पैच की तो हमने एक डॉक्यूमेंट जनरेट किया डिस्पैच नोट, जिसको हम GDN गुड डिस्पैच नोट का नाम देते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमने इन्वेंट्री मूवमेंट रिकॉर्ड की। कहाँ पे रिकॉर्ड की? PIR परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड, इन्वेंट्री की फ़ाइल फोल्डर जहाँ पे इन्वेंट्री मूवमेंट रिकॉर्ड की जाती है। जिसके बाद डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ सेल इनवॉइस। उसके बाद सेल डे बुक में हमने एंट्री की और वहाँ से हमने लेजर अपडेट किया। कौन सा? रिसीवेबल लेजर अपडेट किया। और नॉमिनल लेजर मीन इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो हमने अपडेट किए। और नॉमिनल लेजर में हमारे पास है सेल्स अकाउंट, वैट अकाउंट और कंट्रोल अकाउंट। और उसके बाद हमें कस्टमर से जब रिसीविंग हुई, जहाँ पे 2 लोग प्रेजेंट हैं, तो हमने रिकॉर्ड किया एक डेली रिसीट लिस्ट में। उसके अगेंस्ट हमने कैश बुक को अपडेट किया और कैश बुक के अगेंस्ट लेजर अपडेट हो गए। रिसीविंग बैंक में डिपॉजिट की तो हमारे पास आ गई क्या? डिपॉजिट स्लिप्स। और उसके अकॉर्डिंगली हमारी अपडेट हो गई बैंक स्टेटमेंट। क्या कंट्रोल थे इसमें हमने डिस्कस कर लिए। कंट्रोल लगाने की रीज़न, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिए। टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमने कवर कर लिए। सब्सटेंटिव प्रोसीजर 3 असर्शंस को कैसे वेरीफाई करना है हमने देख लिया। अब हम मूव होने जा रहे हैं परचेज सिस्टम की तरफ। परचेज सिस्टम क्या होगा जी? जब कंपनी ऑर्डर प्लेस करेगी तो एक डॉक्यूमेंट जनरेट होगा परचेज ऑर्डर, अपने पास रिकॉर्ड में फ़ाइलों में रखेगी, जिसका आपके पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने ऑर्डर किया क्या है, ताकि कल को डिलीवरी नहीं आती तो आप प्रूफ दे सको कि भाई मैंने ये ऑर्डर किया था। तो क्या हुआ जी? परचेज ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट जो है वो जनरेट हो गया। उधर सेल ऑर्डर था तो इधर क्या आ गया? परचेज ऑर्डर। जब गुड्स आई तो उनके साथ एक नोट आया। सप्लायर के लिए वो होता है डिस्पैच नोट, आपके लिए होगा डिलीवरी नोट। क्या होगा आपके लिए? डिलीवरी नोट। मीन जो डिलीवरी आई है उसके साथ एक नोट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई इतने यूनिट्स आपको देके जा रहे हैं, या उसी को ही हम क्या कहते हैं? गुड रिसीव्ड नोट, GRN। वो GDN गुड डिस्पैच नोट था, तो ये क्या है? गुड रिसीव्ड नोट, GRN। इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? हम अपनी इन्वेंट्री मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? PIR में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? एक ही रजिस्टर है, एक ही फाइल है जहाँ पे इन आउट दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं। उधर डॉक्यूमेंट था सेल इनवॉइस, तो इधर क्या हो जाएगा? परचेज इनवॉइस, परचेज इनवॉइस। वही जो बिल वहाँ से आया सप्लायर के लिए वो सेल इनवॉइस था, हमारे लिए क्या बन गया? परचेज इनवॉइस। और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? डे बुक एंट्री कर देंगे। कहाँ पे? परचेज डे बुक में। परचेज इज डेबिट, पेबल क्रेडिट। और लेजर अपडेट कर देंगे। कौन सा? रिसीवेबल नहीं, पेबल लेजर। और साथ नॉमिनल लेजर। नॉमिनल लेजर में क्या अपडेट करोगे आप? सेल नहीं, परचेज अकाउंट। परचेज में भी वैट होता है, इनपुट वैट होता है, क्या कहलाता है? तो वैट अकाउंट। और साथ सारे पेएबल लेजर्स का कंबाइन अकाउंट, जिसे क्या नाम दिया जाएगा? कंट्रोल अकाउंट भी। सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, डिस्पैच नोट, डिलीवरी नोट, GDN GRNs, सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, पे रिसीवेबल की जगह पे पेएबल आ गया और सेल की जगह पे क्या आ गया? परचेज आ गया। इधर रिसीट हुई थी तो उधर क्या होगी? पेमेंट। किसको? सप्लायर को। तो उसके अगेंस्ट एंट्री क्या होती है? सप्लायर पेएबल डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। तो क्या करेंगे? कैश बुक को अपडेट करेंगे और कैश बुक के साथ पेएबल लेजर, और पेएबल लेजर जब भी एंट्री जाएगी साथ कंट्रोल अकाउंट भी अपडेट होगा। ये पेमेंट किसको जानी है? मिस्टर सप्लायर को। हाँ, अगर हमने बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पेमेंट की है तो उसके बाद क्या होगी? हमारी बैंक स्टेटमेंट अपडेट हो जाएगी। वही सब कुछ कन्वर्ट कर दिया किसमें? परचेज सिस्टम के अंदर। सारे वही डॉक्यूमेंट, वही सीक्वेंस।
लेकिन एक डॉक्यूमेंट इसमें ऑर्डर से पहले नया भी आएगा जिसे नाम दिया जाता है परचेज रेक्विजिशन का। परचेज रेक्विजिशन, परचेज रेक्विजिशन का मतलब क्या है? ऑथोराइजेशन या अप्रूवल फॉर परचेज। मीन ऑर्डर करने से पहले कंपनी के डिपार्टमेंटल हेड की तरफ से या कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से एक ऑथोराइजेशन या अप्रूवल फॉर परचेज होना ज़रूरी है। वो जो मैनेजमेंट की तरफ से अप्रूवल फॉर परचेज है उसे नाम देता है परचेज रेक्विजिशन का। क्यों? ताकि ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट अननेसेसरी गुड्स के ऑर्डर ना कर सके, अपनी पर्सनल यूज़ के ऑर्डर ना कर सके। वाकई ही वो चीज़ें जो बिज़नेस के लिए परचेज़ करना ज़रूरी हैं उसके ऑर्डर हों। मीन ऑर्डर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए क्या है? परचेज रेक्विजिशन। क्यों? अगर अननेसेसरी गुड्स बाई होंगी तो उससे फिर बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ कंट्रोल नहीं होंगी। तो मेनली ये किस लिए है? बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। मीन वही चीज़ें ऑर्डर होनी चाहिए जो वाकई ही नेसेसरी हैं। और ये कौन डिसाइड करेगा वाकई नेसेसरी हैं? डिपार्टमेंटल हेड या कंपनी की मैनेजमेंट। और वो क्या करेंगे? एक अप्रूवल देंगे परचेज़ की, और वो अप्रूवल क्या है? परचेज रेक्विजिशन। अब सिस्टम पता चल गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पता चल गए। अब हमें जानने हैं इस सिस्टम के अंदर कंट्रोल्स क्या होते हैं या होने हैं। क्या कहता है? परचेज रेक्विजिशन की बात करें तो कहता है जी परचेज रेक्विजिशन क्या है जी? ऑथोराइज्ड बाय डिपार्टमेंटल हेड होनी चाहिए, ऑथोराइज्ड या अप्रूव्ड होनी चाहिए। मीन इसके ऊपर किसी टॉप मैनेजमेंट बंदे के सिग्नेचर होने चाहिए कि हाँ मैंने ये चीज़ करने के लिए अप्रूवल दी है। क्यों? अगर इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है किसी ऑथोराइज्ड बंदे के तो दिस मीन परचेज रेक्विजिशन फिक्टिशियस बनी हुई है। मीन उससे क्या हो रही हैं? लाइबिलिटीज़ जो हैं वो कंट्रोल नहीं होंगी। बंद करने से। और ये डॉक्यूमेंट हमने फाइलों में लगाना है। क्या कह रहा है? फाइलों में रिकॉर्ड में भी रखना है तो क्या होना चाहिए? प्री नंबर्ड मीन सिक्वेंशली नंबर्ड फॉर कंप्लीटनेस भी होना चाहिए। सो परचेज रेक्विजिशन क्या होनी चाहिए? ऑथोराइज्ड, अप्रूव्ड बाय डिपार्टमेंटल हेड होनी चाहिए और प्री नंबर्ड होनी चाहिए। अब कहते हैं परचेज ऑर्डर के टाइम पे क्या कंट्रोल होने चाहिए? कहते हैं जी एक तो ऑर्डर करते वक्त कोई अथॉरिटी लेवल्स लिमिट्स एस्टैब्लिश होनी चाहिए। अथॉरिटी लेवल्स या लिमिट्स मीन मेंशन होना चाहिए कि कितनी अमाउंट तक का ऑर्डर ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट खुद से कर सकता है, और उससे ऊपर का अगर ऑर्डर करना है तो सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल चाहिए। क्यों? वो देखेंगे इतना पैसा है तो ऑर्डर करना चाहिए, वरना डिले कर देना चाहिए। सो ऑर्डर मस्ट बी प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी लेवल्स एंड लिमिट्स एस्टैब्लिश। कि सपोज 50,000 तक का ऑर्डर जो है वो ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट खुद से कर सकते हैं, लेकिन इससे अगर बड़ा ऑर्डर चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? सपोज चीफ अकाउंटेंट की या फाइनेंस डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए। मीन वो ऑथोराइज़ करेगा तो फिर वो ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। ठीक है? अथॉरिटी लेवल्स एंड लिमिट्स एस्टैब्लिश होने चाहिए। कहता ऑर्डर करते वक्त आपको क्या करना चाहिए? टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए? टेंडरिंग प्रोसेस। टेंडरिंग प्रोसेस क्या है कि ऑर्डर करते वक्त ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट को पहले कुछ सप्लायर से कोटेशंस लेनी चाहिए। मीन बताना चाहिए सप्लायर को कि भाई ये चीज़ इतनी क्वांटिटी हमने बाय करनी है, तो सारे सप्लायर क्या करें? अपनी अपनी कोटेशंस दें। कंपनी उनमें से देखे कौन लो कॉस्ट हाई क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। क्यों? अगर टेंडरिंग प्रोसेस के बिना मीन कोटेशंस के बिना ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं तो कंपनी लो प्राइस या हाई क्वालिटी को मिस कर सकती है। तो क्या होनी चाहिए? कोटेशन जो है वो ऑब्टेन करके फ्रॉम ऑथोराइज्ड सप्लायर। कोटेशन ऑब्टेन करने के प्रोसेस को नाम क्या दिया जाता है? टेंडरिंग प्रोसेस। सो ऑर्डरिंग के टाइम पे अथॉरिटी लेवल्स लिमिट्स एस्टैब्लिश होनी चाहिए। मीन ऑर्डर शुड बी प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी लेवल्स एंड लिमिट्स, एंड ऑर्डर शुड बी प्रोसेस्ड थ्रू टेंडरिंग प्रोसेस, i.e. टू कंसीडर बेस्ट प्राइस, बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट लीड टाइम। लीड टाइम बोलते हैं डिलीवरी को, कि कौन सा सप्लायर आपको जल्दी डिलीवरी दे रहा है उसे ऑर्डर प्लेस करनी चाहिए। क्यों? समटाइम आपको जल्दी माल भी चाहिए होता है, और जब जल्दी चाहिए, क्यों? कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसे जल्दी डिलीवर करना है, तो उसके लिए फिर आपने लीड टाइम भी कंसीडर करना है, कौन जल्दी डिलीवरी दे रहा है। तो 3 चीज़ें कंसीडर करनी है टेंडरिंग प्रोसेस में। बेस्ट प्राइस कौन दे रहा है, बेस्ट क्वालिटी कौन दे रहा है, और बेस्ट लीड टाइम मीन डिलीवरी जल्दी कौन प्रोवाइड कर रहा है। ये ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट है, फाइल में रखना है रिकॉर्ड में, तो क्या होना चाहिए? प्री नंबर्ड भी होना चाहिए।
सो परचेज रैक्विजिशन के कंट्रोल हैं कि साइंड, ऑथोराइज्ड, अप्रूव्ड बाय डिपार्टमेंटल हेड या मैनेजमेंट होनी चाहिए और प्री नंबर्ड होनी चाहिए फॉर कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्डिंग। परचेज ऑर्डर के टाइम पे क्या होने चाहिए, प्रोसेस होने चाहिए ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी लेवल्स एंड लिमिट्स एस्टैब्लिश्ड, और प्रोसेस होने चाहिए ऑर्डर थ्रू टेंडरिंग प्रोसेस आई टू कंसीडर बेस्ट प्राइस, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट लीड टाइम। और क्या होने चाहिए, प्री नंबर्ड फॉर कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब बात आ गई गुड रिसीव्ड नोट की। कहता है जब गुड्स आपको मिल रही हैं तो रिसीव करते वक्त आपने क्या करना है, जो नोट इसके साथ आया है डिलीवरी नोट, उसकी आपने मैचिंग विद ऑर्डर करनी है। देखना है कि जितने गुड्स मैंने ऑर्डर किए थे उतने ही रिसीव हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो क्या करना चाहिए, इसको मैच विद ऑर्डर करना चाहिए। कौन सा ऑर्डर, परचेज ऑर्डर। किस लिए, टू आइडेंटिफाई क्वांटिटी चेक, जितनी मैंने ऑर्डर किए थे उतने ही मिल रही है, नहीं मिल रही। क्यों, अगर उससे कम मिल रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, बाद में फिर आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा मिल रहे हैं तो भी आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हैं, बड़े बड़े ऑब्सोलीट लॉसेस आपको बेयर करना पड़ सकते हैं, तो अभी वो वापस भेजने हैं। तो इसलिए आपने ऑर्डर के साथ मैच करके देखना है कि जितने मैंने ऑर्डर किए थे उतने मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। फिर कहते हैं रिसीव करते वक्त आपको परफॉर्म करना है क्वांटिटी चेक भी। इन समटाइम क्या होता है कि आपको गुड्स के साथ एक पेज मिलता है डिलीवरी नोट, जिसके ऊपर लिखे हुए हैं 100 यूनिट्स। ट्रक वाला आपको दे के चला गया, आपने जब यूज़ करना देखे तो उसमें थे 95। 5 ट्रक वाला रास्ते में ही हैंकी फैंकी लगा गया। इसलिए आपने क्या करना है, रिसीव करते वक्त क्वांटिटी चेक परफॉर्म करना है। मीन गिनने हैं कितने हैं और नोट के ऊपर देखने हैं इतने ही लिखे हुए हैं, ताकि अगर नोट से कम हैं या ज़्यादा हैं तो उसको अब भी आप एडजस्ट कर सको। क्यों, एक दफ़ा रिसीव कर लिए तो उसके बाद ना तो कम सप्लायर मानेगा कि मैंने कम भेजे हैं, ना ही डिलीवरी वाला मानेगा कि मैंने कम डिलीवर किए हैं। तो इसलिए आपने गुड रिसीव करते वक्त क्या परफॉर्म करना है, क्वांटिटी चेक। गुड रिसीव करते वक्त आपने क्वांटिटी चेक ही नहीं, आपने क्वालिटी चेक भी परफॉर्म करना है। नहीं देखना है कि डिलीवरी वाला हमें कोई टूटे फूटे यूनिट तो नहीं दे के जा रहा। क्यों, टूटे फूटे हैं तो वो हमने रिसीव करने से पहले ही वापस, क्यों, एक दफ़ा रिसीव कर ली तो उसका लॉस किसे बेयर करना पड़ेगा, हमें बेयर करना पड़ेगा। या देखना है कि जो क्वालिटी हमने मटेरियल की ऑर्डर की थी हमें वही रिसीव हो रही है, नहीं हो रही, ताकि अगर नहीं है तो हमें भी वापस कर दें। क्यों, एक दफ़ा रिसीव कर ली तो उसके बाद वापस भेजना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो गुड रिसीव करते वक्त हमें क्या करना है, एक तो डिलीवरी नोट को मैच करना है विद परचेज ऑर्डर, क्वांटिटी चेक परफॉर्म करना है, फिजिकल क्वांटिटी चेक मीन यूनिट काउंट करके देखने हैं उतने ही मिल रहे हैं जितने नोट के ऊपर लिखे हुए हैं, क्वालिटी चेक परफॉर्म करना है। और फिर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा GRN मीन GRN प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि तीनों चेक्स आपने परफॉर्म कर लिए, गुड रिसीव नोट। अब ये फाइलों में हमें रिकॉर्ड में रखना है, तो क्या करना है, इसे प्री नंबर्ड भी करना है, सीक्वेंशली नंबर्ड फॉर कंप्लीटनेस भी होना चाहिए। इधर फिजिकल क्वांटिटी चेक कि जितने यूनिट पेज के ऊपर लिखे हुए उतने हमें दे के जा रहा है। 100 लिखे हैं तो हमें 100 दे के जा रहा है। 98 मीन 2 रास्ते में एक ट्रक वाला नहीं खा गया। इधर हमने देखना है कि जितना हमने ऑर्डर किया था उतने यूनिट हमें भेजे गए या नहीं भेजे गए। मीन उस डिलीवरी नोट को ऑर्डर के साथ पहले मैच करके देखना है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी उतने भेजे गए हैं, और फिर देखना है जितने इसके ऊपर लिखे हुए हैं 100 तो हमें 100 ही दे के जा रहा है, कि हमें 98 तो नहीं थमा के जा रहा। क्या कह रहा है, और क्वालिटी चेक टूटे फूटे तो नहीं है, या जो हमने क्वालिटी ऑर्डर की थी वही रिसीव हो रही है, नहीं हो रही। और डॉक्यूमेंट बनाया हमने GRN, तो उसे रिकॉर्ड में रखने के लिए क्या करना है, प्री नंबर भी करना है। क्लियर होती है बात। PIR का एक ही कंट्रोल था, क्या मस्ट बी अपडेटेड अगेंस्ट फिजिकल काउंट मीन मंथली बेसिस पे कंपनी की मैनेजमेंट को क्या करना है, अपनी इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट करना है, और काउंट करके देखने हमारे पास कितने यूनिट्स पड़े हैं स्टोर रूम में। अब PIR रिकॉर्ड को देखना है उसमें कितने आ रहे हैं, ताकि अगर उसमें कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने PIR रिकॉर्ड को क्या करना है, एडजस्ट करना है। क्यों, जब भी आपने इन्वेंट्री बैलेंस देखने तो कहाँ से देखने, PIR से देखने, और अगर वही रॉन्ग है, अप टू डेट नहीं है, तो ज़मीन आपके मसले आना शुरू हो जाएंगे। जी परचेज़ इनवाइस की बात करें तो वही 4 कंट्रोल। क्या करना चाहिए परचेज़ इनवाइस को, मैचिंग विद ऑर्डर होनी चाहिए। क्या कहना है, मैचिंग विद
ऑर्डर होनी चाहिए किस लिए, फॉर प्राइसिंग चेक के जो प्राइस हमने एग्री की थी ऑर्डर के टाइम पे हमें इनवाइस में वही प्राइस चार्ज की जा रही, इनकी जा रही। मैचिंग विथ GRN भी होनी चाहिए, क्या ख्याल है, क्यों, फॉर क्वांटिटी चेक कि जितनी क्वांटिटी हमने रिसीव की है उतनी ही हमें चार्ज की जा रही बिल में या नहीं। और एक्यूरेसी के लिए क्या करना है, अर्थमेटिक चेक फॉर एक्यूरेसी, मीन इसके अंदर कोई एरर नहीं है। यूनिट टू प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ग्रॉस परचेज माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू नेट परचेज, मीन अमाउंट के अंदर कैलकुलेशन के अंदर कोई एरर नहीं है। डॉक्यूमेंट फाइलों में लगाना है ये भी हमने, तो क्या करना चाहिए, प्री नंबर्ड फॉर कंप्लीटनेस भी करना चाहिए। डे बुक का वही है कंट्रोल, क्या होनी चाहिए, डे बुक प्री नंबर्ड होनी चाहिए, क्या ख्याल है, मीन एंट्री पास करते वक्त उसके रेफरेंस कॉलम में इनवॉइस का नंबर मेंशन होना चाहिए ताकि सिक्कों से हम देख सकें हर इनवॉइस के अगेंस्ट एंट्री रिकॉर्ड है या नहीं, ताकि अगर कहीं पे नहीं रिकॉर्डेड तो उसे फिर ट्रेस किया जा सके, क्या ख्याल है, क्यों, एंट्रीज रिकॉर्ड होनी चाहिए। लेजर का वही एक कंट्रोल के रिकंसीलिएशन विद कंट्रोल अकाउंट होनी चाहिए, रिकंसाइल विद कंट्रोल अकाउंट, क्यों क्यों कंट्रोल अकाउंट के साथ रिकंसाइल क्यों करना है लेजर्स को, टू आइडेंटिफाई पोस्टिंग एरर्स, कोई पोस्टिंग एरर है तो आइडेंटिफाई किया जा सके, मीन जितने भी पेएबल लेजर्स हैं आपके सब के क्लोजिंग बैलेंस ऐड करके कंट्रोल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच करना चाहिए, सेम है दिस मीन कोई पोस्टिंग एरर नहीं है, सेम नहीं है दिस मीन कोई पोस्टिंग एरर है, वो फिर क्या है, वो फिर डिटेल देख के ट्रेस किया जा सकता है। अब रिसीवेबल लेजर पे हम परफॉर्म करते थे एज्ड एनालिसिस देखने के लिए कि ओवरड्यू डेटर्स कौन से हैं ताकि उनको चेज अप किया जा सके, क्यों चेज अप नहीं होते तो फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करनी है। पेएबल लेजर में क्या होता है कि सप्लायर हमें जो है वो एवरी मंथ अपनी स्टेटमेंट भेजता है कि भाई इस मंथ के स्टार्ट में आपका इतना बैलेंस था, ये ड्यूरिंग द मंथ परचेजेस हैं, ये परचेज रिटर्न है, इतनी आपने पेमेंट की हैं और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। हमें क्या करना चाहिए, कंपनी को वो सप्लायर स्टेटमेंट को उसके लेजर के साथ मैच करना चाहिए, रिकंसाइल करना चाहिए, देखने के लिए कि जितना बैलेंस वो कह रहा है हमारे रिकॉर्ड में भी उतना आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि अगर हमारे रिकॉर्ड में कोई डिफरेंट आ रहा है तो फिर हमें देखना है या तो उसके बैलेंस में मसला है या फिर हमारे बैलेंस में मसला है, तो बैलेंस को एक्यूरेटली हमने अपडेट करना है। तो क्या करना चाहिए, रिकंसाइल करना चाहिए, रिकंसाइल करना चाहिए किसको, पेएबल लेजर को विद सप्लायर स्टेटमेंट, विद सप्लायर स्टेटमेंट मीन सप्लायर ने जो एवरी मंथ हमें एक स्टेटमेंट अपनी भेजी है उसके साथ उसका लेजर हमें रिकंसाइल करके देखना है क्या हमारे पास भी रिकॉर्ड में उतना ही बैलेंस आ रहा है जितना वो कह रहा है। अब बात आ गई पेमेंट की। वो कहता है जी पेमेंट के टाइम पे दो लोगों को पेमेंट ऑथोराइज करनी चाहिए, मीन क्या होनी चाहिए, 2 सिग्नेचरीज होनी चाहिए। मीन सपोज चीफ अकाउंटेंट क्या करे, चेक ऑथोराइज करे एक अपनी छोटी सी कुकी मार के उसकी बैक पे, और अकाउंटेंट क्या करे, साइन करके चेक की पेमेंट करे। क्योंकि अगर एक बंदा पेमेंट कर रहा है तो वहाँ पे एम्बेजलमेंट के चांसेस हो सकते हैं। पेमेंट करते वक्त तो कहता है जी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को देखते हुए जो है वो पेमेंट करनी चाहिए। पेमेंट हो रही है किस चीज़ के अगेंस्ट, इनवॉइस के अगेंस्ट। तो क्या करना चाहिए, इनवॉइस देख के फिर पेमेंट करनी है, क्यों अगर इनवॉइस नहीं है तो पेमेंट नहीं करनी। और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ना सिर्फ देखना है, उसे क्या करना है, क्रॉस कैंसल या चेक भी आपने करना है। मीन उसके ऊपर कोई साइन लगा देना है क्रॉस का, कैंसल उसके ऊपर लिख देना है, मीन पेमेंट हो चुकी है, या क्या करना है उसके ऊपर टिक लगा देनी है ताकि वो दोबारा पेमेंट के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ना आ सके। तो पेमेंट करते वक्त देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को देखना है कि पेमेंट वाकई ही एप्रोप्रिएट हो रही हैं, किसी चीज़ के अगेंस्ट हो रही है, मीन इनवॉइस को देख के पेमेंट करनी है। और जिस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट हो रही है उसे क्या करना है, क्रॉस कैंसल या चेक लगा देना है ताकि डबल पेमेंट से इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सके। क्यों समटाइम अकाउंटेंट एक ही चेक इनवॉइस के अगेंस्ट समटाइम 2-3 पेमेंट्स भी आपसे करवा जाता है। एक तो जेन्युइन सप्लायर को गई, बाकी 2 उसके अपने अकाउंट में जा रही होती है। इसलिए एक तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे के पेमेंट करनी है, उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को क्रॉस कैंसिल चेक करना है,
और 2 सिग्नेचर्स को पेमेंट ऑथोराइज करनी है। एक बंदा पेमेंट के लिए ऑथोराइज नहीं होना चाहिए। पेमेंट के अगेंस्ट क्या होनी चाहिए जी? कैश बुक लेजर अपडेट होनी चाहिए। पेमेंट किसको हुई? सप्लायर को। तो उसके बाद आपका बैंक अकाउंट अपडेट होगा तो आपको क्या करना चाहिए? कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट की रिकन्सिलिएशन भी परफॉर्म करनी चाहिए। ये कंट्रोल्स पढ़ के देखें, समझ आती है परचेज सिस्टम के, यही बातें लिखी हुई हैं। हाँ, कौन सा? गुड रिसीव नोट शुड बी मतलब जो भी गुड्स रिसीव आप कर रहे हो मीन डिलीवरी नोट को आपने GRN में कन्वर्ट करना है। मतलब जो डिलीवरी नोट मिला है उसको आपने क्या बनाना है? गुड रिसीव नोट अपने पास रिकॉर्ड में रखना है। ठीक हो गया? हर डिलीवरी के अगेंस्ट क्या बनना चाहिए? गुड रिसीव नोट। ये तो बातें हमने कर ली कंट्रोल्स। ये कंट्रोल लगाने की जो रीज़न होती है उसे नाम देता है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। परचेज रैक्विजिशन ऑथोराइज्ड बाय डिपार्टमेंटल हेड होनी चाहिए। क्यों? टू कंट्रोल लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ताकि नेसेसरी परचेजिंग होगी, अननेसेसरी अवॉइड होगी, तो उससे क्या होगा? लाइबिलिटीज़ कंट्रोल होगी। या टू इंश्योर ओनली जेन्युइन गुड्स आर ऑर्डर्ड। जेन्युइन मीन जो बिजनेस के लिए नेसेसरी है, मीन के पर्सनल यूज़ की गुड्स जो हैं वो ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहा। स्टोरेज कॉस्ट को भी चलें अवॉइड किया जा सकता है अगर आपने अननेसेसरी परचेजिंग कर ली तो। परचेज ऑर्डर के टाइम पे अथॉरिटी लेवल्स एंड लिमिट्स एस्टैब्लिश होनी चाहिए। क्यों? टू इंश्योर ऑर्डर्स आर मेड अकॉर्डिंग टू लिमिट्स। मीन लिमिट्स के अकॉर्डिंगली हो रहे हैं, ताकि अगर पैसा नहीं है तो ऑर्डर नहीं कर। टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। क्यों? टू इंश्योर बेस्ट प्राइस, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट लीड टाइम। डॉक्यूमेंट प्री नंबर होनी चाहिए। क्यों? टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या ख्याल है? मैचिंग विद ऑर्डर होनी चाहिए। क्यों? टू इंश्योर गुड रिसीव्ड अगेंस्ट ऑर्डर। गुड रिसीव्ड अगेंस्ट ऑर्डर मीन ऑर्डर के बिना हम रिसीव नहीं कर रहे। क्यों? सप्लायर समटाइम माल पड़ा है ऐसे ही भेज दे, हमने ऑर्डर किया ही नहीं, ऐसे ही भेज दे। क्यों? उसके पास पड़ा ऑब्सोलीट होना था, तब हमारे पास होगा, अब लॉस हमें बेयर करना पड़ेगा। तो आपने मैचिंग विद ऑर्डर करनी है। टू इंश्योर गुड रिसीव्ड अगेंस्ट ऑर्डर्स। क्वांटिटी चेक परफॉर्म करना है। क्यों? टू इंश्योर करेक्ट क्वांटिटी इज रिसीव्ड, कि करेक्ट क्वांटिटी हम रिसीव कर रहे हैं। क्वालिटी चेक परफॉर्म करना है। क्यों? टू इंश्योर करेक्ट क्वालिटी इज रिसीव्ड। PIR को अपडेट करना है अगेंस्ट फिजिकल काउंट। क्यों? ये डिफरेंसेस कब आएंगे? अगर फिजिकल इन्वेंट्री में और PIR के रिकॉर्ड में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो कब आएगा? जब इन्वेंट्री की मूवमेंट एक्यूरेटली कंप्लीटली रिकॉर्डेड नहीं थी। क्या कहना है? क्यों डिफरेंस आएगा तो आप उसे ट्रेस करोगे ना, भाई ये क्यों आ रहा है, वो इसलिए ज़रूरी तो नहीं चोरी हुआ हो, ये भी हो सकता है ना कोई इन्वेंट्री की मूवमेंट रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो मेनली किस लिए है? टू इंश्योर इन्वेंट्री मूवमेंट इज़ कम्प्लीटली एंड एक्यूरेटली रिकॉर्डेड। में रिकॉर्डेड कम्प्लीटली एक्यूरेटली है या नहीं है। क्यों? अगर डिफरेंस आ रहा है दिस मीन रिकॉर्डिंग नहीं थी, रिकॉर्डिंग नहीं थी दिस मीन ये कंट्रोल वीकनेस है, जिसे हमें क्या करना है? करेक्ट करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम ये वीकनेस नहीं होनी चाहिए। मीन इन्वेंट्री मूवमेंट कम्प्लीटली एक्यूरेटली रिकॉर्ड ही होनी चाहिए, और वो हो रही है तो कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा। क्या ख्याल है? टू इंश्योर इन्वेंट्री मूवमेंट इज़ कम्प्लीटली एंड एक्यूरेटली रिकॉर्डेड। इनवॉइस को मैच करना है विद ऑर्डर्स। To ensure invoices are raised against orders. To ensure invoices are raised against goods received. To ensure invoices are accurately raised. क्या करें? To ensure invoices are raised against goods order and received. To ensure invoices are accurately raised, इनके अंदर कोई मसले नहीं है। डे बुक को प्री नंबर करना है। क्यों? To ensure completeness of recording of entries. कि एंट्रीज कम्प्लीटली रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही। इसको रिकंसाइल करना है विद कंट्रोल अकाउंट टू इंश्योर या टू आइडेंटिफाई एनी पोस्टिंग एरर्स। रिकंसाइल करना है विद सप्लायर स्टेटमेंट। क्यों? टू इंश्योर सप्लायर एग्री द बैलेंस। टू इंश्योर सप्लायर एग्री द बैलेंस। क्यों? अगर डिफरेंस आ रहा है तो फिर आपने देखना है आपकी तरफ आ रहा है या उसकी तरफ आ रहा है, उसके साथ डिस्कस करना है ताकि बैलेंस एग्री किया जा सके। 2 सिग्नेचर्स को साइन करने चाहिए। क्यों? टू अवॉइड एम्बेजलमेंट ऑफ पेमेंट।
स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट को क्रॉस कैंसिल करना चाहिए, क्यों? टू इंश्योर, टू अवॉइड डबल पेमेंट, नहीं देख के पेमेंट करनी चाहिए, क्यों? टू इंश्योर पेमेंट्स आर प्रॉपर्ली सपोर्टेड, टू इंश्योर पेमेंट्स आर प्रॉपर्ली सपोर्टेड मीन ऐसे ही हवा में नहीं हो रही, सपोर्टेड है मीन उनके पीछे कोई चीज़ भी है। कैश बुक बैंक स्टेटमेंट की रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए, क्यों? क्यों? टू आइडेंटिफाई बैंक रिकन्सिलिएशन डिफरेंसेस, कि बैंक रिकन्सिलिएशन के डिफरेंसेस क्या हैं जो आपने बाद में एडजस्ट करने हैं। बैंक के चार्जेस हैं, डिसऑनर चेक है, अनप्रेजेंटेड चेक है, अनक्रेडिटेड चेक है। सो कंट्रोल्स क्या होते हैं वो हमने देख लिए। कंट्रोल के पीछे जो रीज़न है मीन क्या मसला अवॉइड करने के लिए कंट्रोल लगाने हैं उसे नाम देते हैं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव का। टेस्ट ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें, सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ परचेज रिक्विजिशन एंड इंस्पेक्ट फॉर एविडेंस दैट authorized by departmental head and are pre-numbered. Select a sample of purchase orders and inspect for evidence that made according to authority levels limits established. Process through tendering process या by obtaining quotation from approved suppliers and are pre-numbered. Select a sample of GRNs and inspect for evidence that matched with order, having a quantity check performed, having quality check performed and are pre-numbered. Evidence will be sought by inquiry that PIR is adjusted against physical account. Select a sample of purchase invoices and inspect for evidence that matched with orders, matched with GRNs, having arithmetic check performed and are pre-numbered. क्या कहना? Evidence will be sought by what? By what? क्लाइंट ने रिकंसाइल किया है, आपने वेरीफाई करना है वाकई हुआ है या नहीं हुआ, तो एविडेंस विल बी सॉट बाय री परफॉर्मेंस। जो काम एक क्लाइंट ने किया है आप उसे क्या करोगे? री परफॉर्म करके चेक करोगे हुआ है या नहीं हुआ। सो एविडेंस विल बी सॉट बाय री परफॉर्मेंस दैट सप्लायर स्टेटमेंट्स आर रिकंसाइल्ड विद पेएबल लेजर्स या पेएबल लेजर्स आर रिकंसाइल्ड विद कंट्रोल अकाउंट एज वेल एज विद सप्लायर स्टेटमेंट। क्या करें? सप्लायर की स्टेटमेंट होगी, लेजर भी होगा, तो हम क्या करेंगे? हम भी ये परफॉर्म करके देखेंगे कि वाकई कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। अगर कोई आ रहा था तो मैडम से पूछेंगे इसका क्या किया, वो फिर बताएंगे हमने ये किया। एविडेंस विल बी सॉट बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व भी करोगे ना, ये इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ चेक अगर पेमेंट के लिए साइन हुए पड़े तो इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। दैट टू सिग्नेचरीज ऑथोराइजिंग द पेमेंट। एविडेंस विल बी सॉट बाय इंस्पेक्शन दैट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इज प्रॉपर्ली क्रॉस कैंसल्ड आर चेक्ड अगेंस्ट पेमेंट। क्यों? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कंपनी के अंदर पड़ा होगा जिसके अगेंस्ट पेमेंट हो चुकी, और देखेंगे वाकई ही ये क्रॉस कैंसल चेक हुआ है और आगे एंट्री उसी से रिलेटेड है। हाँ, अगर कोई एंट्री है तो देखेंगे डॉक्यूमेंट नहीं है, दिस मीन ये कंट्रोल वर्क नहीं कर रहा। क्या कह रहा मीन? यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है, तो क्या करेंगे? सिलेक्ट आ सैंपल। यहाँ से बल्कि सैंपल लिया नहीं जा सकता, लिया जा सकता है। एविडेंस विल बी सॉट, नहीं, सिलेक्ट आ सैंपल ऑफ साइंड चेक्स, सिलेक्ट आ सैंपल ऑफ साइंड चेक एंड इंस्पेक्ट फॉर टू सिग्नेचरीज। सिलेक्ट आ सैंपल ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, क्या कह रहा है? एंड टेस्ट फॉर प्रॉपर्ली क्रॉस कैंसल्ड अगेंस्ट पेमेंट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल दो ही हमारे पास सेंटेंस हैं, सिलेक्ट आ सैंपल ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंस्पेक्ट फॉर एविडेंस ऑफ कंट्रोल या एविडेंस विल बी सॉट बाय इंक्वायरी, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय इंस्पेक्शन दैट कंट्रोल इज बीइंग प्रॉपर्ली परफॉर्म्ड। सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इनकम स्टेटमेंट आइटम है ना, इनकम स्टेटमेंट आइटम है तो क्या करना है? हमने वही 3 असर्शंस वेरीफाई करनी है। अकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ। अकरेंस का मतलब क्या है कि अगर इधर परचेज लिखी है तो वाकई ही अकर हुई है, तो क्या करोगे? ट्रेस आ सैंपल ऑफ परचेज लेजर बेंसिस टू रेलेवेंट परचेज इनवॉइसेस एंड एग्री डिटेल। दिस इज टू एंश्योर परचेजेस आर सपोर्टेड बाय इनवॉइसेस। क्या कह रहा है? कोई नई बात लिखनी है? नहीं, वही है। दूसरा, ट्रेस आ सैंपल ऑफ परचेज इनवॉइसेस टू रेलेवेंट GRNs एंड एग्री डिटेल। दिस इज टू एंश्योर
इनवाइसेस आर रेज्ड अगेंस्ट गुड्स रिसीव्ड, ऐसी हवा में नहीं हुई। क्या कहला? ट्रेस अ सैंपल ऑफ GRNs टू रेलेवेंट परचेज ऑर्डर्स एंड एग्री डिटेल, दिस इज टू इंश्योर GRNs मेड अगेंस्ट ऑर्डर। ट्रेस अ सैंपल ऑफ GRNs टू रेलेवेंट इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंड एग्री डिटेल, दिस इज टू इंश्योर इन्वेंट्री मूवमेंट इज रिकॉर्डेड अगेंस्ट गुड्स रिसीव्ड। पांचवा, ट्रेस अ सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर्स टू रेलेवेंट परचेज रिक्विजिशन एंड एग्री डिटेल, दिस इज टू इंश्योर ऑर्डर्स आर मेड अगेंस्ट रिक्विजिशंस, ऑर्डर्स आर मेड अगेंस्ट रिक्विजिशन मीन ऐसे फिक्टिशियस हवा में नहीं बने, इनके पीछे रिक्विजिशन भी थी। सर कल सेल के तो 4 थे अकरेंस के सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इसके 5 हो गए, एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा आ गया तो एक मैचिंग हमें और बैकवर्ड करना पड़ी। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? इधर अगर परचेज लिखी है तो कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, मिसिंग अंडरस्टेटेड नहीं है, यही मतलब है। तो क्या करेंगे? स्टार्ट से ट्रेसिंग करेंगे टुवर्ड्स लेजर मीन फॉरवर्ड मैचिंग करेंगे। ट्रेस अ सैंपल ऑफ परचेज रिक्विजिशन टू रेलेवेंट परचेज ऑर्डर्स एंड एग्री डिटेल, दिस इज टू इंश्योर आर रिक्विजिशन हैव कन्वर्टेड इनटू ऑर्डर्स। Trace a sample of purchase orders to relevant GRNs and agri detail, this is to ensure all orders have converted into goods received. Trace a sample of GRNs to purchase invoices and agri detail, this is to ensure all GRNs have converted into invoices, mean आगे बातें चल रही हैं, मिसिंग नहीं हो रही। Trace a sample of GRNs to relevant inventory record and agri detail, this is to ensure inventory movement is completely recorded against good received, completely. Trace a sample of purchase invoices to relevant purchase ledger balances and agri detail, this is to ensure all purchase invoices have completely recorded into ledgers। वही बातें जो कल आप आज लिख के लाए हो ना, वो 11 सब्सटेंटिव प्रोसीजर, तो उनके अंदर एक एक और आ गया। कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक? नोट से ऑनवर्ड। सो ट्रेस सैंपल ऑफ GRNs raised in the last week of current period to relevant invoices and ledger balances, this is to ensure purchases and payables are recorded in the current period only. Trace a sample of GRNs raised in the first week of next period to relevant invoices and ledger balances, this is to ensure purchases and payables are recorded in the next period only. सेल में क्रेडिट नोट था, तो परचेज में क्या होगा? डेबिट नोट। कौन से? जो इमीडिएटली आफ्टर द ईयर एंड वाले हैं, नहीं, हमने यहाँ पे बिफोर ईयर एंड वालों को भी चेक करना है। क्या कह रहा है? सो क्या करना है? ट्रेस अ सैंपल ऑफ डेबिट्स नोट इशूड इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर ईयर एंड टू रेलेवेंट इनवॉइसेस एंड लेजर balances, this is to ensure purchase returns have adjusted in their correct period। क्या कहला? अब इसमें इमीडिएटली बिफोर वाले क्यों? इमीडिएटली बिफोर वाले क्यों? क्योंकि कहीं वो गलती से नेक्स्ट ईयर की परचेजिंग में तो नहीं जाके एडजस्ट हो रहे, वो तो करंट में एडजस्ट होनी चाहिए ना। क्या कहला? इमीडिएटली आफ्टर वाले भी क्यों? क्या ये देखना है कि अगर उनकी परचेजिंग नेक्स्ट ईयर की है तो नेक्स्ट में, करंट ईयर क्या है तो करंट में एडजस्ट होनी चाहिए। टोटल बन जाएंगे 5, 5, 10 और 3, 13 प्रोसीजर्स। सेल के थे 11 सब्सटेंटिव प्रोसीजर, परचेज के बनेंगे 13 सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुझे लिखे हुए चाहिए तो चाहिए, मसला ही कोई नहीं है, हम लिख लेंगे। भाग जाओ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। किस चीज़ का टर्म टेस्ट? मेरे ख्याल से शायद कमिंग वीक में नहीं है कि कमिंग वीक में? कमिंग वीक में क्या सिलेबस होगा? चैप्टर 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 चैप्टर
चैप्टर 3 के अलावा चलें, चैप्टर 3 मस्ट होगा। चलें चैप्टर 3 फिर नेक्स्ट टेस्ट में कर लेंगे। अभी चैप्टर 3 छोड़ के 1, 2, 4, 5, 6 और 14। 1, 2, 4, 5, 6 तब तक हो जाएगा, तब तक हो सकता है हमने 7 भी कर लिया हो। क्या कर लेते? 1, 2, 4, 5, 6 और 14। 6 निकाल दें। 6 अभी साथ साथ करते जाएंगे, इसकी तो मसला ही कोई नहीं होगा। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ होती जाएगी। प्रिपेयर है, इसकी तैयारी नहीं करनी वहाँ पे। ठीक हो गया? तो 1, 2, 4, 5, 6 और 14।